नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको वीडियोज से लाभ हो रहा है, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है या कोई भी अन्य आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। लाइक भी कीजिए। क्लास लेते हुए आप सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद में आनंद के साथ में आप अपनी क्लास आनंद में लीजिएगा। कहीं पे आपको कोई समस्या आती है, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। और जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका चैनल है, होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। सारी क्लासेस प्ले लिस्ट में डली हुई है। टीजीटी पीजीटी हिंदी फुल कोर्स में क्लास संख्या 1 से, यानी कि आपके सिलेबस को डिवाइड करने के बाद से हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, संत काव्य धारा, और इस समय हम सूफी काव्य धारा के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, तो वहां से पढ़िएगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे, वीडियो को जितना हो आप शेयर कीजिएगा। कमेंट है जो प्रश्न हम आपको दे रहे थे, उनके उत्तर हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में पढ़ते हुए चल रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जो नए कैंडिडेट जुड़ते हैं, जब वो हमें बताते हैं कि हम आपकी 32वीं या 35वीं वीडियो थी, हम तब आपसे जुड़े थे, उसके बाद हमने सारी क्लासें आपकी कवर कर ली हैं, अब हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो बहुत हृदय से खुशी मिलती है कि कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थोड़ी सी जिज्ञासा अपनी उसमें भी दिखाइए कि आपका अपना परिवार है, जितना आप सदस्यों को बनाएंगे उतना इसमें बढ़ाइए। इस चैनल को जितना हो शेयर कीजिए। आप सभी के सहयोग से हमें भी ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आते हैं। चलिए, समय नहीं व्यर्थ करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे सूफी काव्यधारा पे। सूफी काव्यधारा में भी हमने जायसी जी तक पढ़ लिया था, और जायसी जी से पहले जो सूफी कवि थे, सूफी काव्यधारा की जो विशेषताएं थी, वो सब हम देख चुके हैं। इसी के साथ में आज हम देखेंगे माधवानल कामकंदला चौपाई। ठीक है, इसको देखेंगे। सूफी संप्रदाय में बात कर रहे थे। मंझन की मधुमालती भी हम देख चुके थे, और इन सब रचनाओं को हमने इतना विस्तृत देखा है कि यहां से अगर प्रश्न बनेगा तो आपका नहीं छूटेगा। जितना हम आपको दे रहे हैं, अगर आप उतना पढ़ते हुए भी चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि अन्यत्र पुस्तकें पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि एक हमने पुस्तकों पर भी वीडियो बनाई है, जिसमें सहायक पुस्तकें और मूल पुस्तकें हमने दोनों को वर्णित किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, बात करते हैं माधवानल कामकंदला चौपाई। ठीक है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, चौपाई इसमें की गई है। माधवानल कामकंदला, समय की बात करें तो 1556 ईस्वी इस रचना का समय बीतता है। बात करें रचनाकार की तो कुशल लाभ हैं। इसके बाद में माधवानल के जो रचनाकार हैं कुशल लाभ हैं। समय की बात करें तो 1556 था। और नायक की बात करें, नायक की बात अगर करेंगे तो माधव है, और नायिका की बात करेंगे तो कामकंदला है। यानी कि इस रचना की एक विशेषता यह है कि ये नायक नायिका दोनों के नाम पर है। यह रचना नायक व नायिका, अभी तक हम देख रहे थे या तो नायक के नाम पर थी या नायिका के नाम पर थी, लेकिन इसमें दोनों का नाम है। यह रचना नायक व नायिका दोनों के नाम पर है। मतलब इस रचना का जो नाम है वो दोनों के नाम पर है। माधव और कामकंदला दोनों का नाम इसमें एक साथ वर्णित है। बात करते हैं कि इस रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का प्रतिपादन अत्यंत विस्तार से किया गया। यानी कि जो कुशल लाभ है, उन्होंने जो नायक नायिका के जो है अनेक जन्मों की कथा भी इसमें एक साथ कही है। पूर्ण रूप से कथा इसके किसी इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलती है, लेकिन इतना है कि इसमें जो उनके पूर्व जन्म थे, ठीक है, तो उन जन्मों की कथा भी इस रचना में कुशल लाभ जी ने लाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस रचना में चौपाइयों के बीच बीच में
चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा, दोहा छंद, सोरठा और गाथा छंद का प्रयोग किया है। जैसे चौपाई लिखी, उसके बाद में दोहा लिखा, फिर चौपाई लिखी, फिर गाथा, सोरठा रखा, फिर चौपाइयां लिखी, उसके बाद में फिर गाथा रखा। इस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। भाषा की बात करें तो माधवानल कामकंदला जो चौपाई है, इसकी जो भाषा है राजस्थानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी देखिए इतिहास ग्रंथों में जितना लिखा हुआ है, वहां से अगर परीक्षा उपयोगी एक लाइन भी हमें मिल रही है, हमें लग रहा है कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो हम आपके लिए वो शीप का मोती खोज कर ला रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जो रचनाएं हैं उसमें दो तीन ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद भी बाकी की जो रचनाएं हैं उनको भी हम सीधा सीधा नाम और रचनाकार पकड़ के नहीं चलेंगे, हम जो भी हमें विशेषता मिलेगी हम उसको पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं रूपमंजरी। रूपमंजरी समय की बात करें तो 1568 ईस्वी। रचनाकार आप सभी पकड़ गए होंगे, आपको सबको पता है, अष्टछापीय कवि नंददास। इसके बाद में बात करते हैं भाषा की, तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। अभी बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। नायक की बात करें अगर, तो नायक है इसमें कृष्ण, और नायिका की अगर बात करें तो वो है रूपमंजरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रूपमंजरी। रूपमंजरी इस रचना की नायिका नायिका रूपमंजरी विवाहिता होती है। रूपमंजरी विवाहिता होती है। उसे स्वप्न में कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वह उनसे प्रेम करने लगती है। एक तरीके से आप मानिए जैसे कृष्ण और मीराबाई प्रेम करने लगती है, लेकिन इनको स्वप्न में दिखाई देते हैं कृष्ण, तब ये प्रेमाख्यानक काव्य है, तो उसी के तर्ज पर हमें इसे देखना होगा। इस रचना में कवि का लक्ष्य भी इस रचना में कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों विरोध करते हुए का विरोध करते हुए परकीय भाव या उपपत्ति रस की स्थापना करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एक और तथ्य की। काव्य के आरंभ में कवि ने काव्य के आरंभ में कवि ने ईश स्तुति यानी कि जैसे मसनवी शैली में होता है उस तरह की है। रचना के उद्देश्य आत्म परिचय का आदि का निरूपण
प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार किया है। परंपरा के अनुसार किया है। ठीक है। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। इस रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं तथ्यों को। रूप मंजरी। रूप मंजरी देखिए, वैसे तो जो सूफी काव्य है वो अधिकांशतः मुसलमान कवियों ने ही लिखा है, लेकिन संपूर्ण नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं रूप मंजरी। रूप मंजरी के जो रचनाकार हैं वो अष्टछापीय कवि, जो सबसे छोटे कवि हैं नंददास जी, उनके द्वारा लिखी गई रचना है रूप मंजरी। समय क्या है? 1568 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 1565 में विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है। जब हम संत कृष्ण शाखा को पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा को, उसमें हम विस्तृत पढ़ेंगे। तो 1568 ईस्वी किस रचना का समय है? रूप मंजरी का। रचनाकार कौन है? अष्टछापीय कवि नंददास जी हैं। आप यहाँ पे नोट भी कर लीजिए, कुछ कैंडिडेट को भ्रम होगा तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, अष्टछापीय कवि। कभी आप कहें कि ये नंददास दूसरे वाले तो नहीं है, ये नंददास वही हैं। ठीक है। भाषा की बात करें तो भाषा है ब्रज भाषा। किसकी? आपके रूप मंजरी की। नायक की बात करेंगे तो कृष्ण है यहाँ पे। नायिका की बात करेंगे तो रूप मंजरी है। रचना में बात कर ले, इस रचना की नायिका रूप मंजरी विवाहिता होती है। रूप मंजरी एक शादीशुदा स्त्री है। उसके बाद उसको स्वप्न में एक बार कृष्ण दिखाई दे जाते हैं और वो उनको उस समय से ही प्रेम करने लगती है। तो उसे स्वप्न में कृष्ण के दर्शन होते हैं और वह उनसे प्रेम करने लगती है। किन से? कृष्ण से। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस रचना में कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए, यानी कि ये विवाहिता है, उसके बाद वैवाहिक बंधनों का विरोध यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। मीराबाई का जो अगर हम देखेंगे तो मीराबाई के तथ्यों में हमें इतना मिलेगा कि मीराबाई एक तरीके से विधवा हो गई थी, यानी कि उनके पति मतलब उनके पति का निधन हो गया था। उसके बाद में जो उनके देवर थे वो उनको प्रताड़ित करते थे। तब उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर वो ईश्वर की शरण में आई थी। कृष्ण का नाम उन्होंने जपने लगा था और उसी के आधार पर उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया था। लेकिन यहाँ पे ये प्रेम करने लगी थी। ठीक है, इनके ये प्रेमी मानने लगी थी किनको? कृष्ण को। और यहीं पर जो नंददास का उद्देश्य है प्रेमाख्यानक काव्य लिखने में, तो यहाँ पे कहा गया है कि कवि का लक्ष्य, इस रचना में कवि का लक्ष्य, इस रचना में कवि का लक्ष्य भी, हम थी कहां से लिख लिए, कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव या उपपत्ति रस की स्थापना करना है। इन्होंने बताया है कि परकीय यानी कि दूसरे की पत्नी को बोला जाता है परकीय भाव, लेकिन या उपपत्ति यानी कि दूसरे का पति। तो इसमें क्या है कि जैसे जो रूप मंजरी है वो कृष्ण यानी कि वो दूसरे के पति हैं, लेकिन दूसरा पति वो उनको मानने लगी है। पहला पति तो वही है कि जिससे रूप मंजरी का विवाह हुआ है। ठीक है, और कृष्ण को वो दूसरा पति मानने लगी है, प्रेमी मानने लगी है। ठीक है, तो इसका वर्णन किसमें किया है? नंददास जी ने अपनी रूप मंजरी रचना में। और ये क्या है? कवि का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कवि का? कि वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए ये दिखाना कि हाँ मतलब स्त्री भी जो है वो प्रेम कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि काव्य के आरंभ में कवि ने ईश स्तुति यानी कि ईश्वर की वंदना, रचना के उद्देश्य यानी कि रचना के क्या उद्देश्य हैं इनका भी वर्णन किया है, और साथ में आत्म परिचय यानी कि अपना परिचय दिया है। आदि का निरूपण किस आधार पर किया है? तो प्रेमाख्यानों की परंपरा के अनुसार किया है, इसीलिए रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक काव्य कहा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इस रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। किस छंद का या शैली का प्रयोग हुआ है रूप मंजरी में?
तो दोहा चौपाई शैली का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आनंद आ रहा होगा आप लोगों को भी पढ़ते हुए, हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत नवीन तथ्य हम आपके लिए लेके आते हैं और जो परीक्षा उपयोगी हैं। जिनके पास डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास है, आचार्य शुक्ल जी का है, वो आराम से देखिए, आपको सारे तथ्य वहीं पे मिलेंगे। लेकिन बस दृष्टि थोड़ा सा अलग हो जाती है, आपकी और हमारी दृष्टि में अंतर हो जाता है। रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से कथन है कि रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से, रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से, रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है, और यह कथन है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है, अगले में बात कर लेते हैं एक और कथन की, महत्वपूर्ण है। रूप मंजरी का, रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है। और देखिए, प्रेम तत्व की स्थापना कब होगी? जब आप किसी को गुलाब दोगे, यानी कि बाबू गुलाब राय का कथन है ये। भाई प्रेम का जब एक बाबू गुलाब राय, आपने देखा है मुख्य थे, नायक जब नायिका के सामने जाता है तो जाहिर सी बात है अपने प्रेम का अगर इजहार करता है तो वो गुलाब के फूल से करता है। तो जाहिर सी बात है कि रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि प्रेम तत्व की स्थापना। और प्रेम तत्व की स्थापना कब होगी? जब प्रेम का इजहार किया जाएगा। और वो कब, कैसे होगा? गुलाब देकर। तो ये सीधा सीधा कथन किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, अन्यत्र ना लेके जाइएगा। इससे पहले कथन की बात कर लेते हैं कि रूप मंजरी काव्य की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। देखिए, प्रौढ़ वाले जो कथनों का शब्दों का प्रयोग अधिकांश किया है, ये अत्यंत प्रौढ़ इस तरह के शब्दों का प्रयोग डॉक्टर नगेंद्र जी ने अधिक किया है। तो थोड़े थोड़े आप शब्दों से भी कथन की पहचान करना सीखिए। देखिए, इतने सारे कथन हैं, आपको रटना, आप रट नहीं पाएंगे, हम भी नहीं रट पाते हैं। हम आपसे कहें कि हाँ हमें सारे कथन रटे हुए हैं, तो सारे कथन रटे हुए नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ शब्दावली से पकड़े जाते हैं, जैसे कि इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्त, तो इन शब्दों का प्रयोग जो है शुक्ल जी ने ज्यादा किया है। पुनर्जागरण, जातीय शब्दों का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो रामविलास शर्मा जी ने ज्यादा किया है। तो इन शब्दों के प्रयोग से भी आप समझ सकते हैं कि ये कथन किसका हो सकता है। तो वहां पे आप 50-50 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक रचना और देखते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं छिताई वार्ता की। इससे पहले हमें वैसे पढ़नी थी प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, लेकिन छिताई वार्ता हम पढ़ेंगे। समय को देखते हुए हम उसी को पढ़ेंगे। समय 1590 रचना का समय है। रचनाकार नारायण दास है। नारायण दास। आगे बात करें, इसकी नायिका, इसकी नायिका छिताई देवगिरी के राजा कौन है? रामदेव। बाबा रामदेव नहीं है, रामदेव यादव जी हैं यहाँ पे। बाबा रामदेव यादव की कन्या, रामदेव यादव की कन्या जो ढोल समुद्रगढ़
के राजा के राजकुमार से प्रेम करती थी। इस रचना में नायक नायिका के इस रचना में नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यानी कि इसकी जो कथा है कहीं ना कहीं पद्मावत से मिलती जुलती है। उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है। व्यवधान यानी कि डाला जाता है, ये भी कर लेंगे आप, किया जाता है। पद्मावत का राघव चेतन इस काव्य में भी दैत्य कर्म से मिलता है। इस काव्य में भी दैत्य कर्म का पालन करता है, यानी कि दोनों तरफ की बजाता है। जैसे कि राजा रत्नसेन और उसके बाद अलाउद्दीन की तरफ खिसक लेता है, जिधर को लाभ होता है उधर को घूम जाता है। अनेक दृष्टियों से इस रचना का कथानक पद्मावत से मिलता है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रिज है। इस रचना की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इस रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इस रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, ये हमारी छिताई वार्ता कंप्लीट हुई। वैसे इससे पहले हमें जटमल कथा पढ़नी थी, जटमल कवि की रचना पढ़नी थी, जो आपकी 1556 की है। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। चलिए बात करते हैं छिताई वार्ता। छोटी छोटी रचनाएं हैं, एक एक स्लॉट की ही है। छिताई वार्ता की बात करें तो समय 1590 ईस्वी है। इसका रचनाकार की बात करें तो नारायण दास है। छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की। समय 1556 ईस्वी है। बात कर लेते हैं तो नायक की बात करें इसमें तो नायिका तो छिताई है। नायिका छिताई और नायक आपका ढोल है। ठीक है, तो ये है नायक नायिका दोनों।
बात करते हैं कि इसकी नायिका छिताई कहाँ की है? देवगिरी। देखिए ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देवगिरी के राजा कौन है? रामदेव यादव। बाबा रामदेव जी नहीं है, रामदेव यादव जी हैं। की कन्या जो किससे? ढोल। और ढोल कौन है? समुद्रगढ़ के राजकुमार। कहाँ के हैं ढोल? समुद्रगढ़ के राजकुमार हैं। से प्रेम करती है। तो नायिका छिताई किससे प्रेम करती है? ढोल से। और आपने देखा होगा ढोल और ढोला, ढोला मारूरा दुहा की कथा में भी पात्र है ढोला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। ठीक है, और किससे प्रेम करती है? तो देवगिरी की छिताई है और समुद्रगढ़ के ढोल हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इस रचना में नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है। यानी कि जब छिताई और ढोल एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करने की जब बात आती है तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों के प्रेम में जो प्रणय है, मतलब विवाह करना चाहते हैं, पहले प्रेम करते हैं, तो इन दोनों में जो अलाउद्दीन है वो बहुत ज्यादा मतलब व्यवधान उत्पन्न करता है। विवाह के समय में भी बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न करता है। जैसे तैसे इनका विवाह हो जाता है, एक तरीके से पुनर्मिलन भी होता है, बिच्छू करा देता है ये इन दोनों में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पद्मावत का राघव चेतन। तो पद्मावत का जो नायक था राघव चेतन, इस काव्य में भी दोत्य यानी कि दोनों तरफ की ढपली बजाने वाला, यानी कि जिधर को उसको लाभ होता है वो उधर को खिसक लेता है। ठीक है, कर्म का पालन करता है। किस कर्म का पालन करता है राघव चेतन? किस में? छिताई वार्ता में। तो दोत्य का पालन करता है, दोत्य कर्म का। ठीक है, दोत्य कर्म का पालन कौन करता है? तो ये राघव चेतन है। और ये किसका पात्र भी है? देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बन सकता है, राघव चेतन पद्मावत के अतिरिक्त किस रचना का पात्र है? ठीक है, अब देखिए प्रश्न कहां से, अगर नवीन प्रश्न आयोग बनाएगा तो कहां से बनाएगा। और ये कथन हम अपने आप से नहीं लाए हैं। देखिए हमारी अपनी उपज इन कहानियों को या इन कहानियों के कथनों को लाने की नहीं है। जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, मूल पुस्तकें हैं, वहीं से ये कथन बनते हैं। तो पद्मावत का राघव चेतन अन्य किस रचना का पात्र है, ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो किस रचना का पात्र है? छिताई वार्ता का। ठीक है, और यही भी प्रश्न देखिए अलाउद्दीन खिलजी से भी बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि जो अन्य काव्य रचनाएं हम पढ़ते हैं तो उन पर भी, उनमें भी इनका वर्णन मिलता है, लेकिन अगर सूफी रचना की बात करें तो सूफी रचना में किस रचना में अलाउद्दीन पद्मावत से अतिरिक्त अलाउद्दीन का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो छिताई वार्ता। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है अलाउद्दीन, पद्मावत के अलाउद्दीन और राघव चेतन का वर्णन पद्मावत के अतिरिक्त अन्य किस रचना के पात्र हैं? तो सीधा सीधा छिताई वार्ता रचना के पात्र हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी और राघव चेतन। ठीक है, बात करते हैं आगे कि अनेक दृष्टियों से इस रचना का कथानक पद्मावत से मिलता है। देखिए किस रचना का कथानक, यहाँ पे प्रश्न और भी मिलेंगे क्योंकि पद्मावत से और भी कई रचनाओं का कथानक समानांतर मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समानता है। इसीलिए कहा गया है कि अनेक दृष्टियों से इस रचना का कथानक पद्मावत से मिलता है। किस रचना का कथानक पद्मावत से मिलता है? आपका छिताई वार्ता का। आधार क्या है? अलाउद्दीन भी है, राघव चेतन भी है, और कहानी भी थोड़ी थोड़ी सेम चलती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस रचना की भाषा की। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इसकी काव्य भाषा है। किसकी? छिताई वार्ता की। छिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की है। आगे बात करते हैं, इस रचना में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो देखिए ये थी आपकी रचना, और आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में जो आगे की रचनाएं हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए जो छोटी छोटी रचनाएं दी हैं उनमें अगर हमें लग रहा है कि इसमें 2 प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है तो हम उन 2 प्रश्नों को भी आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। प्रश्नों का फॉर्मेट हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैम ने अभी, जैसे हमने आपको बताया था कि राघव चेतन पद्मावत के अतिरिक्त किस रचना का पात्र है, तो आप इसको नोट करके डैश करके आगे लिख लीजिए छिताई वार्ता। आप एक, हम बता रहे हैं ना कि आप एक नोटबुक रखिए, जैसे हम प्रश्न का फॉर्मेट देते हैं, आप फटाक से उसमें नोट कीजिए, वीडियो को रोक के या दोबारा तिबारा। ऑनलाइन वीडियो का यही फायदा होता है कि आप जितना चाहें उतनी बार वीडियो को आप देखिए।
ठीक है, तो आप उसमें फिर नोट करते चले जाइए। आप देखिएगा कि आपके पास प्रश्नों का कितना अच्छा संकलन तैयार हो जाता है। आप एक दिन हमें खुद फोन करके कहेंगे कि मैम हम पे तो 500-700 प्रश्न हो गए, हमारे पास 1000 प्रश्न हो गए हैं। यकीन मानिए जिस तरह हम फॉर्मेट दे रहे हैं आप उस तरह से प्रश्न बनाते हुए चलिए तो सही। जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे तैयारी करते हुए चलिए। अब जैसे आपने छिताई वार्ता लिखी है, पूरा नोट्स आपका कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में आप 5 से 7 लाइनें, 4-5 लाइनें, आप 4 लाइनें तो कम से कम आप छोड़ ही दीजिए। इसके संबंध में कोई कथन आपको किसी सहायक पुस्तक में मिल जाता है, कोई और मूल पुस्तक आप पढ़ते हैं, आपको उसमें हो सकता है कि इसमें लगे कि हाँ ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए आप जितनी बार एक किताब को पढ़ेंगे उसमें आपकी दृष्टि अलग ही होती चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं मूल पुस्तकें भी पढ़िए, सहायक पुस्तकें भी पढ़िए। आपके पास अभाव है, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो आप हमारी वीडियो देखिए, आपका काम चल जाएगा। आप जिस दिन कोई परीक्षा हॉल में बैठेंगे आपको आपका ये बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है और आपका जो लक्ष्य है इसको भी व्हाइट कर देगा। आपका जो गोल है उसको साधने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली जो और सूफी काव्य धारा की रचनाएं बची हुई हैं, कोशिश करते हैं जल्दी उनको कंप्लीट करें। अब देखिए इतना भागम भाग नहीं कर सकते, आपको समझाना भी है, नवीन तथ्य हैं और सारे फैक्ट आपको क्लियर करके हमें चलना है। तो इसीलिए बहुत भाग दौड़ हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाग भाग के आपको पढ़ा लें और फिर आपको समझ में भी नहीं आए तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम चाहते हैं कि आप जितना पढ़ें, आप एक रचना पढ़ें प्रतिदिन, लेकिन उसको आप विस्तृत पढ़ें, ऐसी पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो हमारी आशा यही है कि आपको दोबारा या तिबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, इसीलिए कह रहे हैं कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और बहुत ज़्यादा नोट्स की आप हमसे उम्मीद ना कीजिएगा कि हम आपको नोट्स देंगे। जो रचनाओं की पंक्तियां हम छोड़ रहे हैं, कुछ कथन छोड़ रहे हैं, सिर्फ वही कथन और पंक्तियां हम आपको पीडीएफ में देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। हम आपसे कहते हैं आपका इच्छा है आप जुड़े रहिए, आपकी इच्छा है जैसा आपका मन करे। तो ठीक है, यहीं पे रखते हैं। वीडियो को जितना हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो अपने दोस्तों में भर भर के शेयर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपका अपना परिवार है, आप जितना इस परिवार को बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और सूफी काव्य धारा की रचनाओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।